OSWE उतना हार्ड नहीं है जितना लोग उसको सोचते हैं। मैंने रिसेंटली OSWE सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम दिया, उसे पास करा और उस पूरे प्रोसेस को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन इससे रिलेटेड तो ज़्यादातर एडवाइसेस दी गई हैं, वो गलत एरिया पे फोकस करती है। तो इस वीडियो में मैं क्लियरली बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम की रियल डिफ़िकल्टी क्या है, इसके लिए सही अप्रोच क्या हो सकती है प्रिपेयर करने के लिए, और क्या OSWE 2026 में वर्थ इट है भी या नहीं। और अगर आप OSWE का अटेम्प्ट देने का सोच रहे हो तो इनिशियल स्टेज में ही आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपका रिजल्ट डिसाइड कर सकता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक क्विक कॉन्टेक्स्ट के लिए, OSWE सर्टिफिकेशन ऑफसेक की तरफ से ऑफर करा जाता है और एक एडवांस्ड वेब एक्सप्लोरेशन सर्टिफिकेशन है। इसका जो एग्जाम होता है वो पूरा प्रैक्टिकल होता है और ऑफसेक ये क्लेम करता है कि एक एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन है और बिगिनर्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया। अब इसकी कॉस्ट पे आए, सिलेबस पे आए, प्रिपेयर कैसे करना है, उससे पहले बात करते हैं कि किन लोगों के लिए OSWE वर्थ इट है या नहीं। तो अगर आप लोगों को वेब एक्सप्लोरेशन में कुछ एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, बग बाउंटी के थ्रू हो, और आप लोगों को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना हो, या फिर आप लोगों को और डीप में जाना हो वेब एक्सप्लोरेशन के लिए, तो ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है। क्योंकि ज़्यादातर सर्टिफिकेशंस जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ आपके लिए एग्जाम लेते हैं वेब एक्सप्लोरेशन का, वो सिर्फ ब्लैक बॉक्स अप्रोच पे ध्यान देते हैं, यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कैसे करनी है। लेकिन अगर आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे, तो वहां पे एक बहुत असेंशियल एलिमेंट होता है कि आपको सोर्स कोड रिव्यू भी करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम आपको सोर्स कोड रिव्यू यानी कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी सिखाता है, साथ साथ आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी सिखाता है। प्लस एक बहुत असेंशियल एलिमेंट जो काफी लोग मिस कर जाते हैं कि एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। ये आपको एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट भी सिखाता है कि जो वनरेबिलिटी आपने फाइंड करी है, कैसे उसके लिए एक्सप्लॉइट डेवलप कर सकते हैं, ताकि आप एक कोड की मदद से उस वनरेबिलिटी का फायदा उठा पाओ। अब अगर आप लोगों को वेब समझ में आती है, आप लोगों को लगता है कि मेरे को वेब में आगे बढ़ना है, मेरे को वेब में रिसर्च करनी है, या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है वेब के साथ और आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, तो आपके लिए सर्टिफिकेशन बिल्कुल अच्छा है। अगर आप एक बिगनर हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी सर्टिफिकेशन को दे सकते हो। बस आपको थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वेब एप्लीकेशंस के साथ, ताकि आपको कोड भी समझ आए, बैकएंड क्या करता है, फ्रंट एंड क्या करता है, डेटाबेस क्या करता है, इंटरेक्शन कैसे होता है, HTTP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। एक बार ये सब क्लियर हो जाएगा तो आप भी इस एग्जाम को दे पाओगे। अब वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल। सबसे पहले इसकी कॉस्ट की बात करें इंडियन रुपीज में, तो 2.5 लाख रुपीज इसकी कॉस्ट रहती है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की, और मैं रिकमेंड भी खुद से करता हूँ क्योंकि एक एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन है, तो आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ जाना चाहिए। इसमें 2 एग्जाम अटेम्प्ट भी आपको मिलते हैं, 1 साल का टाइम मिलता है, पूरी चैलेंज लैब का आपको जो एक्सेस है वो 1 साल के लिए मिलता है, कोर्स कंटेंट पूरा 1 साल के लिए मिलता है। प्लस आपको 2 अलग एग्जाम के वाउचर भी मिलते हैं, एक OSWP आपको साथ में मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री, और KLCP भी आपको मिलता है। वो एक एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है जब आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे जाओगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके सिलेबस में क्या क्या कवर करा गया, तो मेरे को बहुत पसंद आया स्पेसिफिकली इसका सिलेबस, क्योंकि ऑफसेक ने ये कोशिश नहीं करी है, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशन है तो इसमें दुनिया भर की सारी वनरेबिलिटीज डाल दो, ऐसा नहीं सोचा गया है। इसमें जो मेन स्ट्रीम वनरेबिलिटीज है उन्हीं पे फोकस करा गया, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, SSTI हो गया, SSRF हो गया, XSS हो गया, आपका XXE वनरेबिलिटी हो गया, प्रोटोटाइप पॉल्यूशन, जो मेन स्ट्रीम सारी वनरेबिलिटीज है वो सब कवर करी गई है। और एक चीज जो मुझे सिलेबस में बहुत पसंद आई कि इसमें वेब सॉकेट्स पे काफी फोकस करा गया है। वो बहुत अच्छा है क्योंकि जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस है वो ऑलरेडी स्विच कर चुकी है वेब सॉकेट्स पे। वेब सॉकेट्स बहुत जगह यूज हो रहा है और आज भी बहुत सारे लोग वेब सॉकेट्स के साथ फेमिलियर नहीं है। तो ये एक एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है वेब सॉकेट्स के साथ फेमिलियर होने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वेब सॉकेट्स को सिलेबस का पार्ट बनाया गया। साथ ही साथ एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे को देखने को मिलता है कि भाई इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी मैटर नहीं करती। अगर आप सोर्स कोड रिव्यू कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। प्रोग्रामिंग का एक बहुत सिंपल रूल है, अगर आपको एक लैंग्वेज अच्छे से लिखनी आती है तो आपको दुनिया की सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी आती है, क्योंकि लॉजिक सब में सेम रहता है, इफ कंडीशन सबकी सेम होती है, फॉर लूप सबके सेम होते हैं। बदलता है तो सिंटेक्स, किसी में कर्ली ब्रैकेट होते हैं, किसी में इंडेंटेशन होता है, किसी में राउंड ब्रैकेट होते हैं, और किसी में केस सेंसिटिव होता है, किसी में नहीं होता। बाकी जो सब लॉजिक है वो सेम रहता है, तो वो मैटर नहीं करनी चाहिए। पर यहाँ पे अगर मैं आपको फिर भी शेयर करूं तो सारी मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको सिखाई भी गई है, कोर्स कंटेंट में कवर करी गई है कि उनमें सोर्स कोड एनालिसिस करना कैसे, जैसे Node.js हो गई, पाइथन हो गई, डॉट नेट हो गई, जावा हो गई, PHP हो गई, सब कवर करी गई है। तो इन सब पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और क्योंकि आप अपने एक्सप्लॉइट भी लिखोगे तो आपको किसी एक लैंग्वेज में, कोई भी आपकी चॉइस की लैंग्वेज हो सकती है जिसमें आप एक्सप्लॉइट लिखो, उसमें आपको प्रोग्रामिंग लिखनी भी आनी चाहिए जो आप डेवलप करोगे एक्सप्लॉइट। अब हम आते हैं कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने आपको बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, जिससे आपका रिजल्ट बहुत अफेक्ट होने वाला है। तो उस पर आते हैं सबसे पहले। अब आपको ये समझना है, क्योंकि ये कोर्स एक बहुत प्रोफेशनल लेवल पे बनाया गया है, और इसीलिए बनाया गया है ताकि जिन लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, वो कैसे इंप्रूव कर पाए। तो यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस काफी देखने को मिलने वाली। अब ये जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती हैं, जो इनकी वनरेबिलिटीज हैं, उनके जो पेलोड्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं उसी एप्लीकेशन पे। उनमें जो फंक्शंस हम यूज करने वाले हैं वो उसी एप्लीकेशन में शायद होंगे और दूसरी एप्लीकेशन में ना हो। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, मैं जा रहा हूँ एग्जाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, सोच लो कि OSW में मैंने एनरोल करा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, नोट टेकिंग का अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे नोट्स लूंगा कि मैं पेलोड्स को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पेलोड आपको आगे कहीं पे भी काम नहीं आने वाले। तो मैं ये कहूंगा कि इस कोर्स के लिए स्पेसिफिक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ नोट्स बनाओ। अगर आप इसमें नोट्स नहीं भी बनाओगे ना तो भी मेरे को चलेगा। पर्सनली मैंने बहुत मिनिमल नोट्स बनाए, ना के बराबर बनाए। नोट्स मेरे एग्जाम में काम ही नहीं आए, मैं आपको सही बताऊं तो नोट्स मेरे एग्जाम में काम नहीं आए बिल्कुल। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा पेलोड्स को, आपको समझना पड़ेगा कि वनरेबिलिटी काम कैसे करती है, इंट्रैक्शन कैसे होता है, सोर्स कोड को लॉजिक समझना कैसे, और उसके बाईपासेस कैसे डेवलप करने। कॉपी पेस्ट पेलोड से कुछ नहीं होने वाला, वो एग्जाम में नहीं काम करने वाले, क्योंकि वो जो एप्लीकेशंस आने वाली है वो एप्लीकेशंस बिल्कुल अलग होंगी जो आपने पढ़ी है उनसे, तो वो उनमें काम नहीं करने वाले। तो आपको समझना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ज्यादा टाइम नोट्स पे लगाने से बढ़िया है, मैं ये बोलूंगा खुद से रिसर्च करो, समझो। ठीक है, AI का यूज लो, ChatGPT का आप पेस्ट करो कि भाई मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही कि वेब सॉकेट्स का हैंडशेक कैसे होता है। आप कॉन्सेप्ट्स को समझो, एक बार वो क्लियर हो जाएंगे ना, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये एक बहुत इनिशियल डिसीजन है जो आपको लेना पड़ेगा। काफी लोग, मेरे को लगता है कि एंड तक यही काम करते रहते हैं कि सारे दुनिया भर के कॉपी पेस्ट कर लूंगा, मैं पेलोड्स अपने रख लूंगा, जितना औसक ने पढ़ा है सब लिख लूंगा, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको सेम चीज एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाली, वो एप्लीकेशन एग्जाम में नहीं आने वाली। शायद जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपने पेलोड्स बना के रखे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं आने वाली। ठीक है, अगर वो SST आई है, आपने जिस टेम्पलेट इंजन के लिए वो पेलोड सेव करे, वो टेम्पलेट इंजन एग्जाम में ही नहीं आने वाला, तो उसको सेव करके कोई फायदा नहीं है। आपको समझना है वो पेलोड्स डेवलप कैसे होते हैं, और एक बार समझ आ गए तो आप कुछ ओसेंट करके आप गूगल करोगे पेलोड्स को, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके आप अपने डेवलप कर पाओगे, आपका काम कर जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है, डोंट फोकस ऑन द नोट्स, फोकस ऑन द लॉजिक फॉर दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रिपरेशन के लिए क्या कहीं बाहर जाने की जरूरत है, कोई एक्सटर्नल रिसोर्स से पढ़ने की जरूरत है, कोई लैब कहीं और से करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑफसेक ने जो पढ़ाया, ऑफसेक की खासियत है, मैंने पर्सनली 5 एग्जाम दे चुका हूं ऑफसेक से। ठीक है, मैंने 5 सर्टिफिकेशन एग्जाम दिया ऑफसेक के। तो ऑफसेक की एक खासियत है, जो ऑफसेक ने पढ़ाया आएगा उसी से ही। ठीक है, मतलब उसी से रिलेटेड, सेम पेलोड काम नहीं करेगा ऑफकोर्स, बट आना उसी से। आपको कुछ दुनिया की अलग अनोखी चीज नहीं दिख जाएगी जो उन्होंने पढ़ाया नहीं है। पर आपको एक चीज याद रखनी है, जो एक्स्ट्रा माइल्स कोर्स में बताए गए हैं कि भाई एक एक्स्ट्रा माइल्स, एक बेसिकली एक्सरसाइजेस वो आपको देते हैं कि आपको पूरी एप्लीकेशन उन्होंने पढ़ा दी, उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबिलिटी समझा दी, उसके लास्ट में एक एक्स्ट्रा माइल दे देंगे, इसी के अंदर एक डीसीरियलाइजेशन वनरेबिलिटी है, वो जाओ ढूंढो और एक्सप्लॉइट करो। वो आपको जरूर करनी है, क्योंकि वो खुद भी बोलते हैं और मैं भी रिपीट उस चीज को करूंगा कि वो जो एक्स्ट्रा माइल आप करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉलेज में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट करने वाले, क्योंकि पूरी रिसर्च आपने खुद करी, एक्सप्लॉइट आपने खुद डेवलप करा, तो वो एग्जाम में जो आप करने वाले हो वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मिलने वाली। सेकंड, वो एग्जाम में आपको जरूर बेनिफिट करेंगे किसी ना किसी तरीके से, उन्होंने वो एक्स्ट्रा माइल जान के डाली होती है। ठीक है, तो वो जरूर पढ़ के जानिए। एक और बहुत अच्छी चीज मुझे लगी, जो चैलेंज लैब्स आपको मिलेंगी, वो चैलेंज लैब्स, क्योंकि यूजुअली इनके जो पाथ्स होते हैं ना, जो अगर आप सोचोगे एक CTF चैलेंजेस होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक स्ट्रेट पाथ होता है कि आपने ये वनरेबिलिटी ढूंढनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि सेम स्टेप के लिए आपको एडमिन बनने के लिए ऐसा हो सकता है कि 2-3 पाथ्स अवेलेबल हो। एसक्यूएल इंजेक्शन भी हो सकता है, वहां पे XSS वनरेबिलिटी भी हो सकती है, वहां कोई और वनरेबिलिटी भी हो सकती है, तीनों से आप एडमिन बन सकते हो। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा तीनों को एक्सप्लॉइट करो, वो काम आने वाला है। मेन जो जो सबसे जनरल होगा, जो सबने यूज करा, वो तो करो ही करो, पर कोशिश करो कि जो दूसरे ऑल्टरनेट पाथ्स हैं उनको भी फॉलो करो, वो भी एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं, तो वो भी जरूर आपको सॉल्व करने। एक बार रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस भी जरूर करके जाना। आई ऑलवेज रिकमेंड दैट। ठीक है, कि रिपोर्ट राइटिंग अगर आपको नहीं यूज टू रिपोर्ट राइटिंग है, बहुत टाइम से नहीं करिए किसी भी कारण से, तो एक बार जरूर करके जाना।
साथ साथ जो चैलेंज लैब्स आप करोगे उसके एक्सप्लॉइट जरूर बनाना है। एग्जाम में बनाने हैं, ये मत सोचना कि मैं एग्जाम में प्रैक्टिस कर लूंगा एक बारी को। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट आई रिकमेंड यू डू दैट, बट अगर आप नहीं भी करोगे, अगर आप एक्सप्लॉइट्स जो उन्होंने पढ़ा है कोर्स कंटेंट में, जो उन्होंने एप्लीकेशंस में पढ़ाया है सिखाया, उनके नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन जो चैलेंज लैब्स है उनके एक्सप्लॉइट्स जरूर डेवलप करने हैं, क्योंकि वो सिमिलर होंगे एग्जाम जैसा आने वाला है। तो आप जब उनको डेवलप करोगे ना तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स एनकाउंटर होने वाली है। मैं खुद से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप कितने बड़े पाइथन एक्सपर्ट हो, आती ही है प्रॉब्लम। तो उनको कैसे गूगल करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि चैट जीपीटी अलाउड नहीं, और हम में से काफी सारे लोग डिपेंडेंट हो गए चैट जीपीटी। तो वापस से गूगल पे जाना पड़ेगा, वापस से स्टैक ओवरफ्लो पे जाना पड़ेगा, वापस से गीक्स फॉर गीक्स पे जाना पड़ेगा। तो एक बार आपको अच्छा रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसके लिए, तो वो जरूर करना है। सबके एक्सप्लॉइट्स बनाओ और वो एक्सप्लॉइट्स ऑटोमेटेड होने चाहिए। आपको ये याद रखना है कि मैं अभी एग्जाम में इसको कवर करूंगा, एग्जाम वाले पोर्शन में कैसे होने वाला है, पर आपको ये याद रखना है कि वो जो एक्सप्लॉइट्स आप बनाने वाले हो एंड टू एंड हो, कि आप वो एक्सप्लॉइट को रन करो तो सीधा आरसी लैंड होना चाहिए उस एक्सप्लॉइट के थ्रू। अब हम आते हैं यहाँ पे एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि इसका एग्जाम कैसा होता है। तो इसका जो एग्जाम होगा 72 आवर्स का एग्जाम होता है, जिसमें से 48 आवर्स प्रॉक्टरिंग वर्जन होता है, जिसमें आपको वीपीएन के थ्रू एग्जाम इन्वायरमेंट का एक्सेस मिलेगा, ठीक है, पूरा। और उसमें प्रॉक्टर आपकी स्क्रीन भी देख ली जाएगी, क्योंकि आपका वेबकैम भी देखा जा रहा हो, उसमें आपको एग्जाम सॉल्व करना है, और लास्ट 24 आवर्स आपको मिलेंगे रिपोर्ट राइटिंग के लिए। अब एग्जाम में आपको दो वेब एप्स मिलती है। दो वेब एप्स में आपका गोल वही रहता है, सबसे पहले आपको अनऑथेंटिकेटेड यूजर से एडमिन बनना है और एडमिन से आरसी लेना है, और फिर दूसरी एप्लीकेशन में भी एडमिन बनना है, एडमिन से आरसी। तो आप ये मानो एक वेब एप्लीकेशन एक दिन में एक्सप्लॉइट करनी है, उसमें आपको पहले एडमिन लेना है, उसके बाद आरसी लेना है। ये आपका गोल रहता है दोनों वेब एप्लीकेशन के, और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट करना है। अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज के बारे में बात करते हैं। एक चीज प्रिपेयर होकर जाना है एग्जाम में, आपको आरडीपी करना पड़ेगा। अब ऑफसेक बचाना चाहता है अपने सोर्स कोड को, बेसिकली सोर्स कोड सबसे मेन है। अगर सोचो उसका सोर्स कोड ही लीक हो जाए, तो वो क्या काम करते हैं, आपको आरडीपी करना पड़ेगा उनकी मशीन में, और फिर वहां से आप एक्सेस कर पाओगे उनके सोर्स कोड, जो एप्लीकेशन जो आपको एग्जाम में मिली है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए टारगेट एप्लीकेशंस, उनका जो सोर्स कोड है वो आरडीपी वाली मशीन में होगा, वहां से आप सोर्स कोड कॉपी करके अपने सिस्टम पे नहीं ला सकते। तो आरडीपी प्रिपेयर करके जाना। जो लोग मैक ओएस यूज कर रहे हैं स्पेशली वो, क्योंकि लिनक्स में ऑप्शंस अवेलेबल है, आर डेस्कटॉप है, एक्स फ्री आरडीपी है, विंडोज में भी अवेलेबल है। स्पेसिफिकली मैक ओएस में काफी डिफिकल्टी रहती है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाना। वो मैं एक चीज कहूंगा। दूसरा, वो जो स्पेसिफिक कमांड शेयर करेंगे आरडीपी करने के लिए, कोशिश करना कि आप वही यूज करो, क्योंकि वो कमांड काफ़ी लैग को कम कर देता है। अगर आप कोई दूसरे सॉल्यूशंस यूज़ करते हो आरडीपी करने के लिए, तो मेरे को ऐसा पर्सनली फील हुआ कि लैग काफ़ी बढ़ जाता है, कि आप एक बार क्लिक कर रहे हो तो 3-4 सेकंड ले रहा है क्लिक होने में, पर जो कमांड वो देंगे वो 1 सेकंड में एक क्लिक जाएगा। तो फिर भी डिले है, पर फिर भी आप एटलीस्ट मैनेजेबल है, आई कैन से दैट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एक्सप्लॉइट्स आप डेवलप करने वाले हो पाइथन में, वो कैसे होने वाले हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। तो वो रिक्वायरमेंट ये है कि आप जब मान लो आपने पूरी एक्सप्लॉरेशन कर लिया, आपको आरसी मिली, अब आपको उसका पाइथन एक्सप्लॉइट लिखना है। पहली रिक्वायरमेंट है कि उस पाइथन एक्सप्लॉइट में कोई भी यूजर इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इनपुट मांग रहा हो यूजर से, या वो कुछ हो, सीधा लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा होना चाहिए पाइथन एक्सप्लॉइट डॉट पी वाई, एंटर मारा, रन करा, और वो सीधा एक आरसी देना चाहिए, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट रिवर्स शेल हमारे पे आना चाहिए पूरा। नेटकैट का एक लिसनर आप स्टार्ट कर सकते हो साइड में, उस पर सीधा शेल आना चाहिए, तो वो पूरा रहना चाहिए। और ये सारा काम वो आपका एक्सप्लॉइट सारा करेगा। पहले वो एडमिन बनेगा और एडमिन के बाद वो आरसी लेगा, ये सारा उसको ऑटोमेट करना है। आप यूजर आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो, जैसे डैश डैश करके टारगेट आईपी, टारगेट पोर्ट, वो आप ले सकते हो, लेकिन यूजर कोई मैनुअली इनपुट कुछ नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा काम ऑटोमेटेड होना चाहिए। सेकंड, जब आप सबमिट कर दोगे अपने एग्जाम वगैरह, तो एग्जामिनर जो होगा वो इसको रन करेगा, जो आपकी रिपोर्ट को इवेल्युएट कर रहा है, वो आपके कोड को रन करके देखेगा उसके एंड पे, उसके एंड पे काम करेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, तभी आप पास होगे। तो आपको बिल्कुल स्टेबल एक्सप्लॉइट बनाना है, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और आप अपना जो एक्सप्लॉइट बनाओगे वो रिपोर्ट में आपको एक सेक्शन होगा, उसमें समझाना पड़ेगा आपको पूरा अपना जो कोड है, तो उसको स्ट्रक्चर्ड लिखना, ताकि आप इजीली समझा भी पाओ रिपोर्ट में कि ये सेक्शन ये काम करता है। जैसे फंक्शन बना लो, ये फंक्शन ये काम करता है, ये फंक्शन ये काम, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ताकि आप इजीली रिपोर्ट भी कर पाओ, और जो एग्जामिनर कोड पढ़ेगा उसको भी समझ आए कि भाई क्या कर रहा है आपका एक्सप्लॉइट। ताकि अगर वैसे होना नहीं चाहिए, अगर हो तो अगर उसको लगे कि भाई हल्की सी चीज फिक्स करके आपका कोड काम कर रहा है, तो कर जाए, आप पास हो जाओ एटलीस्ट। तो वो एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ ओएसडब्ल्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ये टिप को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको ये समझना है कि स्ट्रक्चरिंग कैसी है ओएसडब्ल्यू एग्जाम की, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि एग्जाम जो आएगा वो सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा अनऑथेंटिकेटेड से एडमिन, फिर एडमिन से लेना पड़ेगा आरसी, सीधी सी बात है बिल्कुल। अब आपके पास, आप अनऑथेंटिकेटेड यूजर हो, तो अनऑथेंटिकेटेड यूजर क्या सारी फंक्शनैलिटीज का एक्सेस तो होगा नहीं, लिमिटेड फंक्शनैलिटी, मान लो 10 फंक्शनैलिटीज हैं, 5 एडमिन के पास हैं
और 5 अनऑथेंटिकेटेड यूजर के पास है, या ऑथेंटिकेटेड यूजर जो नॉर्मल यूजर है 5 उसके पास है, 5 एडमिन के पास है, ऐसा मानते हैं कि एप्लीकेशन। अब आपको पता है कि आपके पास 5 ही फंक्शनलिटीज है, इनमें से ही किसी के अंदर वनरेबिलिटी होने वाली है। अब वनरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो वनरेबिलिटी अगर आप सोचोगे तो 10 वनरेबिलिटी आपको पढ़ाई गई है, उनमें से 5 होगी सर्वर साइड जो सीधा आरसी देंगी, वो तो आपको डायरेक्ट मिलने से रही, ठीक है। अगर एक आधी को छोड़ दे एसक्यू इंजेक्शन जैसी को, वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो सीधा ही आपको आरसी दे देगी, जैसे एसएसटीआई वगैरह हो गया, उसका सेंस ही नहीं बनता। अनऑथेंटिकेटेड सीधा आरसी मिलेगी नहीं, एग्जाम की स्ट्रक्चरिंग ही ऐसी कि पहले एडमिन लेना पड़ेगा। तो अब आपके पास बची 5 वनरेबिलिटीज और 5 ही फंक्शनैलिटीज, तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं लग रहा है, करेक्ट। तो आप जो टेस्टिंग करोगे तो अपने आप को लिमिट रखो, दुनिया भर की फंक्शनैलिटीज में जा जाकर झांकने की जरूरत नहीं है कि मैं सोर्स कोड पढ़ लूँ, एडमिन को क्या अवेलेबल है, कुछ नहीं करना। अपने आप को लिमिट रखो। पहले मेरी जो अप्रोच थी स्पेसिफिकली, पहले मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करता था, भाई लिमिटेड फंक्शनैलिटी, 5 फंक्शनैलिटी है, टेस्ट करा मैंने, ठीक है। अब टेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे पोटेंशियल, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कोई वनरेबिलिटी हो सकती है। अब मैं सोर्स कोड जाके उसका इंस्पेक्ट करूंगा यहाँ पे क्या है, और उसके बाद मैं वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करके एडमिन बनूंगा, तो उतने में। और उसके जब मुझे अब पता है कि भाई वो जो 5 फंक्शनैलिटी थी वो मैंने पहले ही देख लिया, उससे आरसी तो नहीं मिलेगा, वरना तो अनऑथेंटिकेटेड आरसी हो जाता। तो मुझे पता है कि जो बची भी 5 नई फंक्शनैलिटीज आई है एडमिन के पास, इसी में कोई आरसी होने वाला है, तो मैं उनकी टेस्टिंग करूंगा। जब मुझे कोई पोटेंशियल टारगेट मिलेगा तो मैं वापस सोर्स कोड में जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आप सीधा सोर्स कोड में लैंड नहीं कर रहे हो कि आपको हजारों लाइनों का कोड पढ़ना पड़ रहा है। आपको सिर्फ वो लाइन का कोड पढ़ना पड़ेगा जहां पे आपको लग रहा है कि शायद वनरेबिलिटी हो सकती है, जब आप ब्लैक बॉक्स असेसमेंट करके आए हो एप्लीकेशन पे। और जब आप एप्लीकेशन पे हो तो आपको दुनिया भर में झांकने की जरूरत नहीं, ये फंक्शनलिटी अपने पे लिमिटेड रहो कि मेरे यूजर से लॉजिकली सोचो कि भाई एडमिन का मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे पे यही फंक्शनलिटीज है, इसी में कुछ होना है, और ये वनरेबिलिटीज ही हो सकती हैं। आपको सीधा एसएसटीआई नहीं मिल जाएगा, ठीक है, या आपको कोई कमांड इंजेक्शन वनरेबिलिटी नहीं मिलने वाली, तो आप लिमिट कर सकते हो वनरेबिलिटीज को भी। तो 5 वनरेबिलिटीज, 5 फंक्शनलिटी पॉसिबल है, आराम से कर सकते हो। इसको आप ऐसे सोच के चलोगे ना तो एग्जाम बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। आप ऐसे लॉजिकली सोचोगे तो आपको लगेगा ईजी है, 5 फंक्शनलिटीज, 5 वनरेबिलिटीज। और सोचो आप किसी वनरेबिलिटी में स्टक हो गए, आप सोचो ब्लैक बॉक्स असेसमेंट कर रहे हो, आप किसी वनरेबिलिटी में स्टक हो गए कि यार मेरे से अब एक्सप्लॉइट नहीं, वनरेबिलिटी मिल गई, एक्सप्लॉइट नहीं हो रही, लेकिन मेरे पे सोर्स कोड अवेलेबल है, अब तो बहुत आसान है। मैं जाऊंगा सीधा जाके देखूंगी भाई एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या है, अच्छा एसक्यूएल स्टेटमेंट मिल गई, अब तो इसके आगे का पेलोड क्राफ्ट करना बहुत आसान है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है, अगर आप ऐसे स्ट्रक्चरली चलोगे तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं कि आपने मान लो एग्जाम दे दिया, एक्सप्लॉइट बना दिया, सब सबमिट कर दिया, उसके बाद सबमिट करने का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आ गया था मेरा, जो आ गया था पर्सनली 24 आवर्स बाद, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि सबसे ज्यादा डर लगता है उन 24 आवर्स में भी डर लगता है। अगर कोई एग्जाम हो ना, जैसे ओएससीपी, ओएसडब्ल्यू, कोई भी ऑफसेक का एग्जाम हो, उसमें अगर 6 दिन भी लग रहे, 5 दिन भी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 पॉइंट्स के सारा मैंने कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब मेरे को पता है कि अगर एक आधा गलत भी हो गया, 75 पॉइंट्स आएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप पास तभी होगी जब आपका एक्सप्लॉइट काम करेगा, पाइथन एक्सप्लॉइट। वो मेरे एनवायरमेंट में मेरे को पता है मेरे लिए काम कर रहा है, स्टेबल भी था, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बनाया। किसी कारण से अगर वो जो एग्जामिनर उसको रन करने वाला है उसके सिस्टम पे नहीं चला, क्रैश हो गया किसी भी कारण से, कोई बेसिक सा एरर आ गया, मेरे से कोई मिसटाइप हो गया, कुछ हो गया, तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो 5 दिन ना ये घबराहट रहती है कि बस पाइथन काम कर जाए। बाकी मेरे को पता है, मैंने फ्लैग्स निकाले, मैंने एक्सप्लॉइटेशन करा है, मेरे को सब हो गया, आरसी मिल गया था, मेरे को पता है सब, मैंने स्क्रीनशॉट डाले, सब करा है। पर वो एक्सप्लॉइट काम कर जाए, सबसे ज्यादा डर उसका रहता है। तो वो 24 आवर्स बाद मेरा रिजल्ट आ गया, तो उसमें लिखा गया था कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बात करते हैं कि मेरे को ओवरऑल कैसा लगा एग्जाम एक्सपीरियंस, ओवरऑल मेरा क्या टेक है एग्जाम को लेके, और क्या मैं एडवाइस करूंगा आप लोगों को, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो मेरे को बहुत पसंद आया, इट वॉज अ फन सर्टिफिकेशन। लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ये ईजी लगा, हार्ड लगा, मीडियम लगा, कैसा था, मतलब आपके लिए बहुत खतरनाक था, एक्सपर्ट लेवल था क्या? मैं बोलता हूँ इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस। मेरे को प्रोग्रामिंग बहुत पसंद है, आई लव प्रोग्रामिंग, स्पेसिफिकली पाइथन। तो मेरे लिए तो ये हेवन था कि मेरे को प्रोग्रामिंग पढ़ने को भी मिल रही है, प्रोग्रामिंग लिखने को भी मिल रही है, और मेरा कनेक्ट है वेब के साथ काफ़ी अच्छा। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को समझ आता है, जो जैसे HTTP प्रोटोकॉल्स आपस में बात कर पाते हैं ना, कि ब्राउजर और सर्वर जैसे इंटरेक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है HTTP प्रोटोकॉल से मैं बात कर पाता हूँ, मैं समझ पाता हूँ कि बैक एंड में क्या चल रहा है, फ्रंट एंड में रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, हर हेडर को मैं समझ पाता हूँ। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो मेरे लिए बहुत फन सर्टिफिकेशन था। मेरे को एक और बार मौका मिलेगा, मैं एक और बार दूंगा। आई लव द सर्टिफिकेशन। और पर्सनली अगेन मेरे को बहुत लोग फिर से फोर्स करते हैं कि नहीं भाई, मतलब एक हार्डनेस तो बताओ। मेरे को ऐसा पर्सनली लगा, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई लव फॉर प्रोग्रामिंग, बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब, आई फाउंड इट एन ईजी सर्टिफिकेशन फॉर मी। डिफिकल्टी मैं ईजी दूंगा इसको, बहुत हार्ड भी नहीं थी, शायद ईजी टू इंटरमीडिएट के बीच में रख दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर उससे ऊपर नहीं जाऊंगा। एंड
बहुत मज़ेदार है। एंड आई वुड से कि अगर आप लोगों की कंपनी, अगेन दिस इज समथिंग एंड ह्यूज अमाउंट, आई वोंट से कि आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट करो, बट अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है सो प्लीज़ गो फॉर द सर्टिफिकेशन। फॉर श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत पसंद आएगा। और इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो और कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है जो आपको सोर्स कोड एनालिसिस भी सिखाए, आपको एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट भी सिखा दे साथ साथ, और आपको नई टेक्नोलॉजीज के साथ साथ मेन स्ट्रीम वनरेबिलिटीज भी सीखने को मिले। तो वो आपको बहुत ओवरऑल एक बेस्ट पैकेज आपको मिलता है। एंड OSWE इज अ रिकॉग्नाइज नेम, तो आपको ब्रांड वैल्यू भी देके जा रहा है, साथ साथ आपको नॉलेज भी देके जा रहा है, और साथ साथ फन भी देके जा रहा है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है। सो अगर आपको कोई भी और डाउट्स रह गए हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख देना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।